हेलो व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग निबोश आईजीसी का IG2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग आज पार्ट 3 के बारे में जानेंगे कि पार्ट 3 किस तरीके से हम लोगों को बनाना है। निबोश के गाइडेंस को हम लोग फॉलो करेंगे। निबोश ने अपने गाइडेंस में क्या क्या बताया है, किस तरीके से किस किस मैटर को इंक्लूड करना है, वो सारा कुछ पहले हम लोग निबोश का ऑफिशियल जो गाइडेंस है वहाँ से देखेंगे, बाद में हम लोग जा करके उसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि पार्ट 3 ये वाला हम लोगों को पार्ट 3 आज पढ़ना है। अब पार्ट 3 का जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटाइज 3 एक्शंस विद जस्टिफिकेशंस। मतलब कि आपने जो भी रिस्क असेसमेंट बनाया है उस रिस्क असेसमेंट में आपने जो एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को डाला है, उन सारे कंट्रोल मेजर्स में से जो आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या 3 सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला लगता है कि सबसे बड़ा एक्शन वही है, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे रखना है और उसका जस्टिफिकेशन डालना है। अब जस्टिफिकेशन क्या डालना है, मान लीजिए कि हमने कुछ एक एडिशनल कंट्रोल मेजर डाल दिया है, तो अब हम लोगों को वहाँ पे जस्टिफिकेशन ये देना है कि हमने इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि इसका लाइकलीहुड सीवियरिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो जाता है, ये इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत हाई आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इस एडिशनल जो हमारा कंट्रोल मेजर है उसको यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एक्शंस को डालना है और साथ ही में उनके जस्टिफिकेशन को भी डालना है। अब एक्शन और जस्टिफिकेशन डालना तो है, लेकिन किस तरीके से डालना है, तो जैसा कि मैं पहले ही बताया कि निबोश जिस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोल रहा है वो सारा चीज़ हम लोगों को फॉलो करना है। अगर हम कुछ भी बाहर से जा कर के उठा लेंगे, कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, तो वहाँ पे फिर निबोश उस चीज़ को मार्क्स नहीं देता है और वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो अब इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है कि जस्टिफिकेशन में हमारा मोरल, जनरल लीगल और फिनेंशियल आर्गूमेंट्स भी डालना है। अब मोरल क्या है, मोरल जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि एक तरह से मानवता को हम लोग मोरल बोलते हैं, यानी कि किसी इंसान का मानवता के लिए उसकी सेफ्टी देना या फिर उसको उसका हक देना, ये हम लोग मोरल में जानते हैं। और उसके आगे फिर जनरल लीगल होता है। लीगल का मतलब हो गया कि जिस कंट्री में है उस कंट्री का लेजिस्लेशन, या फिर ILO जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी लीगल या लेजिस्लेशन है वो सारा चीज़ हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक फिनेंशियल आर्गूमेंट्स भी डालना है। फिनेंशियल क्या होता है, फिनेंशियल का मतलब हो गया कि अगर हम लोग साइट पे अपना सेफ्टी फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे कंपनी को फिनेंशियली कितना लॉस होने वाला है वो चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ को इंक्लूड करना है जब आप जस्टिफिकेशन डालते हैं अपने इस एक्शन के साथ में। ठीक है, उसके बाद में स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स भी डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स। ठीक है, और उसका फिर लाइकलीहुड, सीवियरिटी वो भी डालना है। उसके बाद किस तरीके से वो इफेक्टिव है आपके रिस्क को कंट्रोल करने में, जो एडिशनल आपने कंट्रोल मेजर डाला है वो कितना इफेक्टिव है उस रिस्क को कंट्रोल करने में, वो सारा कुछ डालना है। उसके बाद वहाँ पे भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कन्वेंशन है और रिकमेंडेशन है उस चीज़ को फॉलो करते हुए वहाँ पे लिखना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए ILO का जो भी रिकमेंडेशन और कन्वेंशन है उसको ज़रूर से 100% आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। साथ ही में आप कंट्री का जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है उसको भी आप लोग डाल सकते हैं, बट ये जो आप कंट्री वाला डालेंगे निबोश उसको मार्क नहीं करेगा। निबोश उससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है आप डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। मेन क्या है कि ILO होना चाहिए। ठीक है, ILO का जो भी कुछ सुझाव दिया हुआ है, उसका जो भी कन्वेंशन है, रिकमेंडेशन है, वो चीज़ होना चाहिए आपके इस एक्शन और जस्टिफिकेशन वाले पार्ट में। उसके बाद लाइकलीहुड और सीवियरिटी आप लोगों को मालूम होगा। लाइकलीहुड हम लोग किसको बोलते हैं, लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, कि किसी हज़ार्ड का होने में कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है। और सीवियरिटी हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस को, कि मतलब कि अगर वो खतरा हो जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आने वाला है। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ भी हम लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। इसके अलावा डिटेल ऑन हाउ इफेक्टिव ईच ऑफ योर चूजन एक्शंस इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क। जैसा कि पहले ही दिखाया यहाँ पे कि आपका जो एडिशनल कंट्रोल मेज़र है वो कितना इफेक्टिव है वो डालना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ डाला है, वो चीज़ हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। वहाँ पे देखते हैं ये सारा चीज़ को मीट करते हुए हम लोग कैसे बनाएंगे। लोगों ने अपना खोल लिया है यहाँ पे IG2 का टेम्पलेट, जहाँ पे हम लोगों को अब पार्ट 3 बनाना है। तो पार्ट 3 का जो टॉपिक है, जैसा कि पहले ही बताया, प्रायोरिटाइज 3 एक्शंस विद जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो भी एडिशनल वाला डाला है कंट्रोल मेजर, उसका 3 एक्शन यहाँ पे हम लोगों को डालना है विद जस्टिफिकेशन। ठीक है, और उसका जो मोरल, जनरल, लीगल और फिनेंशियल आर्गूमेंट्स है वो 300 से लेकर के 350 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो लीगल आर्गूमेंट्स है स्पेसिफिक, वो 100 से 150 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। जो लाइकलीहुड एंड सिवियरिटी वाला पार्ट है, वहाँ पे 75 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ना इससे ज़्यादा डालिए ना इससे कम डालिए, उसमें क्या होता है, थोड़ा मार्क्स कटने का चांस होता है। हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज़ लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क, वो वाला पार्ट आपका 100 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोरल, जनरल, लीगल और फिनेंशियल आर्गूमेंट्स हमारे एक्शंस के क्या क्या हैं, हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। तो सबसे पहला मोरल आर्गूमेंट। मोरल आर्गूमेंट के बाद मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक मानवता के तहत, क्योंकि हमने जिस कंपनी के बारे में बताया है वो कंपनी इस बात के लिए डेडिकेट है कि हमारे वर्कर जो काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के भलाई के लिए, वो इसलिए काम कर रहे हैं कि वो पैसा कमा सकें और अच्छी लिविंग जी सकें, मतलब अपने लिए और अपने घर वाले को अच्छी ज़िंदगी दे सकें। इसके लिए वो लोग हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी का भी ये हक बनता है कि हमारे वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, उनको जिस तरीके से वो घर से सेफ्टी के साथ आए हैं उन्हें उसी तरीके से घर वापस सेफली भेजना है। तो ये एक तरह का जनरल मोरल आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो जनरल लीगल आर्गूमेंट है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये वाला को जनरल लीगल आर्गूमेंट डाल दिया, बट ये वाला मोरल आर्गूमेंट है। ठीक है, ये मैं इसको काट देता हूँ। उसके बाद जो जनरल लीगल आर्गूमेंट है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है कि हमारी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल ही फॉलो करती है और उसके हर गाइडलाइंस को फॉलो करती है। ठीक है, और हमारी कंपनी जिस कंट्री में है वो कंट्री भी ILO को फॉलो करती है, ILO के हर एक गाइडलाइंस को फॉलो करती है। इसलिए हमारी कंपनी जो भी कुछ ILO के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन में और रिकमेंडेशन में कहा गया है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है, उसको ब्रीच नहीं करती है। उसके लिए ये 3 पॉइंट है जो कि ILO में कहा गया है, ILO के कन्वेंशन में, कि एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स को, ठीक है, बिल्कुल सही इन्वायरमेंट देना है, बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट देना है, ताकि वो उनका जो भी वर्क प्लेस है, जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट उनको दिया जा रहा है वो सारा कुछ रिस्क फ्री है, उसका जो भी हज़ार्ड है वो बिल्कुल कंट्रोल है। उसके बाद हम अपने वर्कर को काम करने के लिए देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ये सारा कुछ जो हज़ार्ड है वो सब भी अंडर कंट्रोल है। उसके बाद ही हम अपने वर्कर को काम करने के लिए देते हैं। उसके बाद ये एक तरह का समझिए, ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये पूरा ILO का लिखा हुआ आर्टिकल है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद वर्कर को काम करने के लिए हमारी कंपनी पूरे PPEs फ्री में मुहैया करती है, यानी कि जो भी कुछ PPE उनको पहनना है वो बिल्कुल फ्री में देती है उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये भी ILO का एक कन्वेंशन है कि ये देना पड़ेगा हर एक कंपनी को, इसलिए हमारी कंपनी उसको फॉलो करती है और देती है। और ये हम लोग जनरल जो लीगल आर्गूमेंट है उसको इसलिए बयान कर रहे हैं, या फिर हम लोग लीगल आर्गूमेंट को इसलिए फॉलो करते हैं कि अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पे 3 तरीके का हमारी कंपनी के साथ 3 रिजल्ट आ सकता है। और वो 3 रिजल्ट में से पहला रिजल्ट क्या है, प्रिवेंटिव है, यानी कि अगर हम कुछ भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और अगर सेफ्टी इंस्पेक्टर आ गया तो वो हमें प्रिवेंटिव, ये एक तरह का
समझो कंपनी के लिए सज़ा है, ठीक है। यानी कि वो एक वार्निंग दे करके जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ये वायलेशन पकड़ाता है आपकी कंपनी में तो फिर हम लोग वहाँ पे एक्शन लेंगे। तो ये जो प्रिवेंटिव होता है उसमें क्या होता है कि जो भी लोग चेकिंग में आते हैं कंपनी में, वो लोग आकर के देखते हैं क्या क्या वायलेशन हुआ है, और उसके बाद वो लोग उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि आपकी कंपनी में ये गलत हो रहा है, आप इसको सही करो, और अगर आप सही नहीं करते हो, दोबारा ये काम करते हुए पकड़ाते हो, तो फिर आपके ऊपर प्यूनिटिव या फिर कॉम्पनसेटरी ये भी लागू किया जाएगा। अब प्यूनिटिव मतलब क्या होता है कि मतलब कोई ऐसा वायलेशन हो गया, कुछ ऐसा ब्रीच ऑफ लॉ हो गया जिसके बाद कंपनी को कुछ फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग प्यूनिटिव बोलते हैं। उसके बाद जो कॉम्पेंसेटरी है वो क्या है, वो होता है कि अगर कुछ वायलेशन ज़्यादा हुआ है तो उसके बाद कंपनी को कोर्ट में जाना पड़ सकता है, कंपनी के ऊपर केस हो सकती है, बहुत सारा हर्जाना, बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है अपने वर्कर्स को या फिर गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये 3 तरीके का होता है जो ILO किसी भी कंपनी पे डाल सकती है, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल आर्गूमेंट जो स्पेसिफिक है वहाँ पे आएंगे कि हम लोग फिनेंशियली बचने के लिए किस तरीके से हम लोग अपना हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग हेल्थ सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे और अगर हमारे वर्कर को कुछ होता है या हमारे इक्विपमेंट को कुछ होता है तो वहाँ पे कंपनी को फिनेंशियली लॉस होने वाला है। फिनेंशियली लॉस का मतलब होता है कि पैसे का बहुत सारा लॉस हो जाएगा। अब वो लॉस जो होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में भी आता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आता है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी हो गया या फिर प्लांट और इक्विपमेंट हो गया, अगर ये सब डैमेज होगा तो डायरेक्ट कंपनी को लॉस जा रहा है, ठीक है। अगर बंदे बीमार हो गए या फिर बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे उस बंदे को सिक पे देना पड़ेगा, मतलब वो बंदा अब काम नहीं कर रहा है फिर भी कंपनी को उसको सैलरी टाइम टू टाइम देना है या कुछ पैसा देना है, तो ये एक तरह का डायरेक्ट कॉस्ट कंपनी पे आता है। उसके बाद ओवर टाइम, ठीक है। अब ओवर टाइम किसको देना है, मान लीजिए आपके साथ 5 बंदे काम कर रहे थे, 5 बंदे 10-10 घंटा काम कर रहे थे, तो इसका मतलब है एक दिन में 50 घंटा काम किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर एक बंदा इंजर्ड हो गया है तो 4 ही बंदा बचा है। अब 4 बंदा बचा है तो 4 बंदा तो 10-10 घंटा काम करेगा, फिर 40 घंटा होगा, लेकिन हमको 50 घंटा काम चाहिए, तो इन लोगों से काम करवाना पड़ेगा। अब काम करवाना पड़ेगा तो ओवर टाइम इन लोगों को देना पड़ेगा, और ओवर टाइम देने का मतलब होता है कि बंदे जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको पे करना है 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर टाइम का भी खर्चा ज़्यादा आता है कंपनी पे। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया, जैसे कि टाइम लॉस हो रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट जा रहा है, मतलब जो नए बंदे आ रहे हैं उसके बदले में काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पे खर्चा आ रहा है। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे ये भी खतरा होता है कि अगर ज़्यादा एक्सीडेंट आपकी कंपनी में हो रहा है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा, और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो भी जा सकता है। इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बढ़ सकता है। इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या होता है, मान लीजिए जो भी वर्कर लोग काम करते हैं तो कंपनी उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस बना करके रखती है कि अगर कुछ भी बंदे को प्रॉब्लम हुआ तो वो उस इंश्योरेंस को जा करके क्लेम कर सकता है, हॉस्पिटल में दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी कुछ प्रीमियम पे करती है। अब अगर ज़्यादा पेशेंट जाएंगे हॉस्पिटल में तो ऑटोमेटिकली जो प्रीमियम का चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीगल एक्सपेंस भी हो सकता है, यानी कि जब कोर्ट कचहरी का काम होगा तो वहाँ पे आपको लीगल जगह में भी पैसा भरना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी ये सारा चीज़ को ध्यान में रखती है कि कहाँ पे हमारा डायरेक्ट कॉस्ट जा सकता है, कहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट जा सकता है, कितना खर्चा हो सकता है। इसलिए भी कंपनी को HSC पॉलिसी लागू करना होता है, और ILO का जो भी कुछ बताया हुआ है गाइडलाइन सेफ्टी का, वो उस सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योर्ड कॉस्ट भी है और अनइंश्योर्ड कॉस्ट भी है, यानी कि बहुत सारा चीज़ होता है जिसका इंश्योरेंस किया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनी का वो सारा कुछ खर्चा हो रहा है। तो इसलिए कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है ताकि वो पैसा भी उनके कंपनी का ज़्यादा खर्चा ना हो। अब हम लोग आते हैं जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन 1 की तरफ। अब ये एक्शन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, मैं इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। एक्शन 1 यानी कि जैसा कि पहले ही बताया कि आपने जो रिस्क असेसमेंट बनाया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किस 3 चीज़ को दे रहे हैं वो यहाँ पे डालना है।
तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टू परचेज इस्काबा फॉर फ्रेश ब्रीदिंग अलॉन्ग विद यूज इट व्हेन दे आर वर्किंग इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस। तो ये वाला जो है, तो अब आप बोलेंगे कि ये वाला कहाँ से आया है, तो ये चीज़ मैंने उठाया है कहाँ से, कन्फाइंड स्पेस हज़ार्ड कैटेगरी से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको हज़ार्ड कैटेगरी अपना दिखाता हूँ जो पहले बना करके रखा गया है। अब ये हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं कन्फाइंड स्पेस के पास, ये देख सकते हैं कन्फाइंड स्पेस, ये कन्फाइंड स्पेस वाला हज़ार्ड कैटेगरी में जैसे ही पहुँचे, उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ेंगे कॉलम नंबर 4 की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर में टू बाई एंड प्रोवाइड इस्काबा फॉर द वर्कर्स हु विल गो टू वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आया है। इसका टाइम स्केल में कितना दिया हूँ, 15 दिन दिया हूँ, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये पहला एक्शन कहाँ से आया है, वहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा फर्स्ट एक्शन, तो ये समझ में आ गया कहाँ से आया। अब इसका स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट देना है कि हम इस चीज़ को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हमें इस्काबा क्यों चाहिए। तो यहाँ पे ILO का जो कन्वेंशन C-155 है, उसके आर्टिकल 16 में ये सारा कुछ दिया हुआ है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका इक्विपमेंट, उनका इन्वायरमेंट, वो सारा कुछ सेफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन में भी डाला हुआ है, ILO का जो रिकमेंडेशन है R-164 का 1981, उसमें ये भी दिया है कि जो भी PPEs लगता है वर्कर के लिए वो उनको फ्री में देना होगा। वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि PPE में आया है, वो कैटेगरी PPE का है। ठीक है, तो वो भी आपको वहाँ पे डालना है। ये अब PPE क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल 5 होते हैं, उसमें जो सबसे लास्ट वाला होता है वो PPE होता है। तो वहाँ पे PPE हर कंपनी को फ्री में देना है अपने वर्कर्स को। ठीक है, तो वो सारा कुछ जो भी आर्टिकल्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में सीवियरिटी डालना है, लाइकलीहुड डालना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछता है कि ये कौन सा रिस्क है। ठीक है, ये रिस्क का जो रेटिंग है वो आपने क्या डाला है, तो ये मैं यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक डाल देता हूँ। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है जहाँ पे मौत होने का संभावना होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी है, आप आगे बढ़ेंगे तो अभी समझ में आएगा। माइनर, मेजर, कैटास्ट्रोफिक। माइनर का मतलब जहाँ पे हल्की सी इंजरी होती है, मेजर मतलब जहाँ पे ज़्यादा बड़ा इंजरी हो जाता है और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। फिर कैटास्ट्रोफिक का मतलब जहाँ पे डेथ भी हो सकती है एक बंदे की। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे डाला हूँ, कैटास्ट्रोफिक में आता है, इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्शन 1 में इसको डाला है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम करेगा और वहाँ पे टॉक्सिक गैस अगर 10 ppm के ऊपर में होगा और वो बंदा डायरेक्ट इनहेल कर लेगा, डायरेक्ट सांस लेगा, और वो गैस, टॉक्सिक गैस अगर उसके अंदर में जाएगा तो 100% चांस है कि वो बंदा वहाँ पे मर जाए, उसकी मौत हो जाए। इसलिए मैंने इसको सबसे पहले वाले जगह में रखा है। ये हमारा जस्टिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है हाउ ऑफन द नंबर ऑफ वर्कर्स एट रिस्क, मतलब कितने बंदे हैं जो रिस्क में हैं। तो यहाँ पे टोटल 10 या 10 से कम बंदे हैं जो रिस्क में हैं, क्योंकि उतने ही बंदे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जा करके काम करेंगे। हाउ ऑफन द एक्टिविटी इज कैरिड आउट, मतलब कितने बार ये काम कितना बार किया जाता है। तो ये वाला जो काम है इस एरिया में जा करके, तो वो मैंने डाल दिया कि महीने में 3 बार किया जाता है। हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क इज, मतलब किनको किनको रिस्क है, तो जाहिर सी बात है जो लोग काम कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर में उनके साथ ये रिस्क है, तो इसलिए उनको ये चीज़ देना है। उसके बाद हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी कंट्रोलिंग द रिस्क, यू शुड इंक्लूड, ये सारा कुछ जो इंक्लूड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो हमारा इस्काबा है जो हमने मंगाया है, तो वो उस चीज़ को अगर वो बराबर अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो वो जो हज़ार्ड है वो फुल्ली कंट्रोल हो जाएगा। और आपने जो टाइम स्केल दिया था वहाँ पे, यहाँ पे पूछ रहा टाइम स्केल आपने दिया है, क्यों दिया है उतना टाइम स्केल। तो जैसे हमने अभी पहले थोड़ा देर पहले देखा कि इसके लिए इस्काबा को ख़रीदने के लिए 15 दिन का टाइम दिया था, तो वो 15 दिन का टाइम हमने इसलिए दिया है क्योंकि इस्काबा को ख़रीदने में कुछ टाइम लगता है,
प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, अप्रूवल होता है, बाद में सप्लायर के पास जाना पड़ता है, इसलिए हमने 15 दिन का टाइम दिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या ये कंट्रोल कर सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। उसको डेली इंस्पेक्शन करना उस इक्विपमेंट का, बंदों को ट्रेनिंग देना है इसके बारे में, और वो बराबर अगर यूज़ करेंगे तो वो इस रिस्क को बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्शन था जस्टिफिकेशन के साथ। अब दूसरा एक्शन आया है, तो दूसरा एक्शन क्या है? बाइंग फुल फेस फिटेड रेस्पिरेटर। ये कहाँ पे मैंने डाला? ये हजार्डस सब्सटेंसेस वाले हजार्ड कैटेगरी में मैंने डाला है। ठीक है, तो ये भी चलिए आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से उठाया है। तो याद रखिए, ये हजार्डस सब्सटेंसेस वाला हजार्ड कैटेगरी से है। तो हम लोग ढूंढेंगे पहले कि कहाँ पे है ये। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिनिमम 10 हजार्ड्स हम लोगों को बनाने हैं, जिसमें से मिनिमम 5 हजार्ड कैटेगरी के होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हजार्डस सब्सटेंसेस है, ये देख सकते हैं, ये वाला हजार्ड कैटेगरी है, हजार्डस सब्सटेंसेस। इसमें से हमने जो एक्शन डाला है वो एक्शन को भी ढूंढते हैं। टू बाय एंड प्रोवाइड फुल फेस रेस्पिरेटर टू ऑल इन्वॉल्व वर्कर्स। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, इसका टाइम स्केल 15 दिन है। ठीक है, अब चलिए एक्शन के पास बढ़ते हैं। ये हमारा एक्शन 2 है, जहाँ पे हमने वो फुल फेस रेस्पिरेटर के बारे में बात किया है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वहाँ पे स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट डालना है कि कहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो ये ILO का कन्वेंशन C155 में ये जो हमारा आर्टिकल है 16(2) वहाँ पे लिखा हुआ है। तो और जो रिकमेंडेशन है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद सऊदी अरब जो है वो भी इस लेजिस्लेशन को मानता है, क्योंकि वो भी ILO को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेम टू सेम, जैसा कि जस्टिफिकेशन 1 में डाला था, उसी तरीके से जस्टिफिकेशन 2 में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका रिस्क डालना है, सीवियरिटी डालना है। तो ये मैंने मेजर डाल दिया है। अब कितने लोग ये काम कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं? तो 50 लोग इन्वॉल्व हैं। कितने दिन में काम होता है? तो काम डेली बेसिस पे होता है। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे है कि ये कितना इफेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने उसको खरीद करके दे दिया है, अगर सही चीज़ दे रहे हैं, अगर वर्कर उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, हमेशा अच्छा से इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो जो हमारा रिस्क है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा। फिर यहाँ पे टाइम स्केल का पूछा है, जैसा कि मैंने दिखाया अभी आप लोगों को। टाइम स्केल हमने 15 दिन दिया है, तो यहाँ पे 15 दिन डाल देना होगा। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला जो चीज़ है उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक उसी तरीके से जस्टिफिकेशन 3 में आना है, और आपको चेक करना है कि आपका कौन सा हाई प्रायोरिटी वाला है, उस चीज़ को फिर यहाँ पे डालना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान को यहाँ पे एक्शन में डाला है, जो कि वर्किंग एट हाइट वाला हजार्ड कैटेगरी में आता है। तो मैंने यहाँ पे डाला है। उसके बाद उसका क्या स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स है एज पर ILO, वो हमें डालना था, तो वो हमने डाल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी जस्टिफिकेशन डालना था, ये जो पार्ट 3 है हमारे IG2 का, वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने लिंक डाला है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे आप लोग जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोगों को सिनारियो की ज़रूरत है कभी भी, कि मतलब सिनारियो एक्सप्लेन करने का एग्ज़ाम वाला दिन, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डाला है। वहाँ पे आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही IG1 का एग्ज़ाम होगा, जैसे ही सिनारियो आप लोगों को मिलेगा, कुछ देर में मैं वहाँ पे उस सिनारियो को अच्छे तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। कौन कौन सा पॉइंट डालना है वो सारा कुछ मैं बता दूँगा। तो आप लोग ईजिली उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह पास कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।